एक महिला तहसीलदार शाम के वक्त अपनी तहसील से निकल करके गाड़ी से अपने घर के लिए जा रही थी ड्राइवर के साथ में। तभी रास्ते में उन्हें एक साइकिल से मजदूर दिखाई पड़ता है, और जब मजदूर दिखाई पड़ता है तब वो उसे पहचानने का प्रयास तो काफी करती हैं, लेकिन दूरी काफी होने के कारण वो महिला तहसीलदार उस मजदूर को पहचान नहीं पाती। उन्हें डाउट था लेकिन पहचान रही थी। जब पहचान में नहीं आता तब वो अपने ड्राइवर से कहती हैं कि ड्राइवर एक काम करो, गाड़ी यहीं रोक दो और ये व्यक्ति जो साइकिल से जा रहा है इसे जरा बुलाओ अपने पास। तब वो ड्राइवर हारन देता है और हारन की आवाज सुनकर के वो व्यक्ति साइकिल वाला उनकी तरफ देखता है, तब वो हाथ का इशारा करके उसे बुला लेता है। और जैसे ही वो करीब आता है, व्यक्ति करीब आता है और साइकिल वहीं स्टैंड पर अपनी खड़ी कर देता है और फिर कहता है कि भाई साहब आप क्यों हारन देकर के मुझे बुला रहे थे, बताइए। तब उस मजदूर की सूरत जैसे ही वो तहसीलदार महिला गाड़ी में बैठी हुई देखती हैं तो फिर वो ना तो किसी से कुछ पूछती हैं ना बोलती हैं, एकदम से गाड़ी से उतर जाती हैं और तुरंत उस मजदूर के पैर छू करके उनके गले लिपट करके रोने लगती हैं। ये दृश्य देख करके उधर तो ड्राइवर भी बड़ा हैरत में पड़ जाता है और वो व्यक्ति जो साइकिल वाला मजदूर था वो भी बड़े अचंभे में पड़ जाता है कि आखिर बात क्या है, ये कौन है जो मेरे गले लिपट करके रोने लगी। और ये सवाल आपके दिमाग में भी आता होगा कि आखिर वो मजदूर व्यक्ति कौन था तहसीलदार का जो एकदम से उसके गले लिपट करके रोने लगी थी और फिर वो मजदूर उन्हें पहचान भी नहीं पा रहा था। ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी आपको भावुक कर देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान इतनी गरीबी से आखिर जब गुजरता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है, क्या बीतती है और वो कैसे समय काटता है। इंसान गरीबी के जब फंदे में पड़ जाता है तो उसे अपनी सारी खुशियों की बलि चढ़ानी पड़ती है, सारी इच्छाओं का गला घोटना पड़ता है। अब देख लेते हैं इस कहानी में। तो आपसे बस कहानी शुरू करने से पहले एक ही निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो आइए कहानी की तरफ गौर करते हैं कि एक व्यक्ति जिसका नाम रतन लाल था एक छोटे से गांव में रहा करता था अपनी पत्नी के साथ में। रतन लाल बहुत ही बेचारा गरीब था, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा डाउन थी। बस जो मजदूरी कर लिया करता था उसी से वो अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण कर रहा था। खेती किसानी का काम उसके पास था नहीं, 1 आध बीघा जमीन थी उसमें। आखिर महंगाई के जमाने में क्या होता है, वो शहर में साइकिल से जाता था, उसके पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी, साइकिल से जाता था, मेहनत मजदूरी किया करता था। इसी प्रकार से कुछ समय जब बीत जाता है तो उसके घर में एक लड़की जन्म लेती है। उस लड़की का नाम वो बड़े प्यार से गुड्डी रखता है। और गुड्डी जब थोड़ी सी सियानी होती है, इसी प्रकार से गरीबी में समय बीत रहा था। गुड्डी जब सियानी होती है, लगभग 5-6 बरस की हो जाती है, तब वो विचार करता है कि हमारे गांव से बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, क्यों ना मैं भी अपनी बच्ची का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करा दूं। तब वो एक दिन अपनी बच्ची को लेकर के वहां से प्राइवेट स्कूल पहुंचता है जहां वो मजदूरी किया करता था। उसने विचार किया कि मैं जब मजदूरी को जाया करूंगा काम को तो अपनी बेटी को साथ ले जाया करूंगा और वहीं स्कूल में छोड़ दिया करूंगा, लौटते वक्त उसे ले आया करूंगा। यह विचार करके वो उसी शहर में जाता है अपनी बच्ची को लेकर के स्कूल में। और स्कूल में जब पहुंचता है तो फिर वो प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर के प्रिंसिपल से बात करता है कि सर, हम एक गरीब व्यक्ति हैं और हम अपनी बेटी का एडमिशन यहाँ कराना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्यादा कुछ पैसा नहीं है, अब कितना खर्चा आएगा। तब वो बताते हैं कि आपकी बेटी के एडमिशन के 2500 रुपए जाएंगे और प्लस किताबें हैं, ड्रेस है, जूता है, जो भी है सारा कुछ आपको अलग से लेना पड़ेगा, लगभग 8000 रुपए का खर्चा आएगा। ये बात सुनकर के रतनलाल बड़ा परेशान हो जाता है और एकदम से उसे झटका लगता है, सोचने लगता है कि 8000 रुपए कहाँ से लाऊंगा मैं, और अभी तो मैं पहले क्लास में अपनी बेटी का एडमिशन करा रहा हूं, अभी तो पढ़ाई भी शुरू नहीं हुई है और 8000 रुपए एकदम से मुझे कैसे कर मिलेंगे, ये तो बड़ी परिस्थिति कठिन है। फिर वो परेशान हो जाता है और प्रिंसिपल से कहता है कि साहब अभी तो 8000 मेरे पास नहीं है, जब व्यवस्था हो जाएगी तब मैं आ जाऊंगा, अभी मैं घर जा रहा हूं। लेकिन वो लड़की बहुत ज्यादा जिद करने लगती, नहीं पापा मुझे तो एडमिशन कराना है, यही कराना है, मेरे गांव के भी बच्चे आते हैं, अपने गांव के सभी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, मैं भी उनके साथ पढ़ा करूंगी।
फिर वो काफी समझाता है कि देखो बेटी, पढ़ लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी पैसे नहीं है और ये पैसे मांग रहे हैं। लेकिन वो बेटी पैसे की बात को क्या समझे, छोटी नादान बेटी। तब वो रुदन करने लगती है, रोने लगती है। वहीं से एक व्यक्ति गुजर रहा था, क्योंकि उस व्यक्ति का भी बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा था जिसका नाम दिनेश था। तब दिनेश उस बच्ची को जब ज्यादा रोता हुआ देखता है तब कहता है कि आखिर भाई साहब, इस बच्ची को इतना क्यों रुला रहे हो, आखिर क्या बात है। तब वो भी बड़ा भावुक सा हो जाता है, बताते हुए उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं रत्नेश के, और कहता है कि भाई साहब क्या बताएं, हमारी ये बेटी है और मैं इसका एडमिशन कराने इस स्कूल में आया था तो प्रिंसिपल ने 8,000 रुपए का खर्चा बताया, लेकिन मेरी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं 8,000 रुपए जमा कर सकूं। मैं मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति हूं, साइकिल से शहर आता हूं, जो 100-200 रुपए मिलते हैं मजदूरी के, बस उन्हीं से मेरा गुजारा होता है। फिर मैं 8,000 रुपए ऐसे कैसे एकदम से जमा कर दूं, कहां से लाऊं। ये बात सुनकर के वो भी रोने लगता है, और बेटी जो थी वो चुपने का नाम नहीं ले रही थी, वो तो रोदन कर रही थी, नहीं पापा मुझे पढ़ना है, हमारे गांव के बच्चे यहाँ आते हैं, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ूंगी। अब ये दृश्य देख करके दिनेश भी वो काफी हैरत में पड़ जाता है, क्योंकि वो भी खास इतना अच्छे परिवार से नहीं था दिनेश, उसका भी एक बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा था। तब दिनेश कहता है देखो भाई साहब, कुछ तो कुछ एडजस्ट करो, क्योंकि लड़की की ज्यादा ही ख्वाहिश है और ये रुदन कर रही है, चुप नहीं रही है, तो क्या इसे ऐसे ही रुलाते रहोगे, मारते पीटते रहोगे, क्या करोगे। तब वो कहता है क्या करूं, मेरे बस से बाहर है, मैं इसे नहीं पढ़ा सकता। तब वो कहते हैं ठीक है, अभी तो कोई बात नहीं, घर चले जाओ तुम, लेकिन परसों तुम इसी स्कूल में आना, मैं तुम्हारे बच्चे का एडमिशन करवा दूंगा। दिनेश उसे ये बात कह करके भेज देता है, और फिर तीसरे दिन फिर वो व्यक्ति अपनी बच्ची को लेकर के आता है। तब वो एडमिशन दिनेश कुछ पैसा एकत्र करके लाता है, कुछ गुड्डी के पिताजी लेकर के आते हैं, फिर वो दोनों लोग पैसे एकत्र करके उस प्रिंसिपल के यहाँ जमा करते हैं। तब उस गुड्डी का एडमिशन उस स्कूल में हो जाता है। अब वो व्यक्ति जब उसी के गांव के जो बच्चे पढ़ने के लिए आया करते थे गुड्डी के गांव के, उनसे वो व्यक्ति दिनेश जानकारी लिया करता था कि गुड्डी के पिता की स्थिति कैसी है, वो गरीब हैं अमीर हैं। तब वो बच्चे कह दिया करते थे कि उनके पास क्या रखा है, वो तो मेहनत मजदूरी किया करते हैं, बस उसी से उनका पालन पोषण होता है, इसी से उनका घर चलता है। और एक दिन अगर वो काम को नहीं जाए तो उनके घर में खाना तक नहीं बनता, भूखे सो जाते हैं वो सभी लोग। ये सुनकर के दिनेश का दिल और भी ज्यादा व्याकुल हो जाता है कि इतनी गरीबी में ये व्यक्ति इस हिम्मत से काम कर रहा है और अपनी बच्ची को पढ़ा भी रहा है। तब वो हर महीने उस गुड्डी की फीस भी भर दिया करता था दिनेश, और इसी प्रकार से वो धीरे धीरे पढ़ती चली गई लड़की, और पढ़ने में बहुत होशियार थी, बड़े अच्छे नंबरों से क्लास में टॉप आती थी। इस वजह से दिनेश का भी मन उस बेटी से लग गया था कि ये लड़की पढ़ने में बहुत होशियार है, केवल इसकी शिक्षा अधूरी इसकी पैसे की वजह से रह जाएगी, तो क्यों ना मैं इसकी मदद करूं, आखिर परोपकार ही तो सबसे बड़ा धर्म होता है। यह विचार करके दिनेश उस लड़की की गुड्डी की खूब मदद करते हैं, हर महीने फीस भी जमा कर देते हैं, और उसके पिता से कह देते हैं कि भाई साहब तुम चिंता मत करो किसी बात की, मेरी जितनी सामर्थ्य होगी मैं उतना खर्च इस बेटी के चक्कर में करूंगा, क्योंकि एक लड़का है मेरा, मैं समझ लूंगा, मेरी एक लड़की भी है, मेरे 2 बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, तुम चिंता मत करो, तुम अपने घर का देखो हिसाब किताब। अब लड़की बड़े जी जान से पढ़ती है, और वो लड़की के पास भी जाते हैं दिनेश, उससे बात भी करते हैं, और इस प्रकार से वो लड़की गुड्डी उनसे खूब घुल मिल जाती है। धीरे धीरे इसी प्रकार से वो लड़की इंटर कर लेती है, और इंटर करने के बाद में फिर आगे की पढ़ाई के बारे में विचार करती है। वो अपने पिता से फिर कहती है, क्योंकि इंटर तो दिनेश ने अपने पैसे से उस लड़की गुड्डी को करा दिया था, उसके बाद में उस दिनेश के ऊपर ऐसी विपत्ता टूट गई कि उनका लड़का भी आगे नहीं पढ़ पाया, और उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई क्योंकि उनके ऊपर फिर वृद्धावस्था आ गई। और एक घटना उनके साथ में ऐसी घटी थी जिसकी वजह से वो बिल्कुल बर्बाद हो गया व्यक्ति, उसके पास कुछ नहीं बचा। वो भी एक मजदूरी करने लगा था, बुजुर्ग व्यक्ति था, मजदूरी कर रहा था इधर उधर। जैसी स्थिति उस गुड्डी के पिता की थी पहले ही, वैसी ही स्थिति दिनेश की हो गई, बहुत ज्यादा गरीब हो गया। अब वो लड़की इंटर तक तो वो पढ़ा देता है दिनेश, उसके बाद में उसकी सामर्थ्य भी नहीं रहती, वो खुद मजदूरी करके अपना पालन पोषण कर रहा था। उसके बेटे की पढ़ाई छूट गई, वो भी बड़ा टेंशन में रहा करता था, लेकिन अब अकेले मजदूरी से कैसे गुजारा हो। तब गुड्डी जब इंटर कर लेती है तब पढ़ने में बहुत होशियार थी, तब वो उसी शहर में रह करके एक कमरा ले लेती है, और वहां बच्चों को
ट्यूशन देने लगती है। यहाँ तक कि वो खुद इंटर में पढ़ रही थी और इंटर तक के बच्चों को वो कोचिंग पढ़ा रही थी, इतनी माइंडेड लड़की थी। अब कोचिंग जब पढ़ाती है उससे उसे काफी पैसा मिलता है और पैसा मिल करके फिर वो अपनी पढ़ाई आगे शुरू कर देती है। जब आगे पढ़ाई करती है, काफी समय बीत जाता है, तो पढ़ते पढ़ते ग्रेजुएट कर लेती है। फिर और अच्छी पढ़ाई वो करती है, जिससे अधिकारी लाइन की जो भी होती है, आईपीएस यूपीएससी जो भी तैयारियां होती हैं, वो सारी तैयारियां वो करती है उसी से, और अपने पिताजी का एक भी पैसा नहीं लेती। और वो अपने पिताजी का एक भी पैसा नहीं लेती, कोचिंग से ही अपना पढ़ाई का खर्चा निकालती है, रहने का खर्चा निकालती है, खाने पीने का खर्चा निकालती है, और जो भी पैसे की जरूरत होती है उसके माँ बाप को भी देती है। लेकिन उसके माँ बाप फिर भी रतनलाल कहते हैं कि बेटी तुम अपना करो, हमारी कोई बात नहीं है, हम तो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर ही रहे हैं। इस प्रकार से गुड्डी बड़ी लगन से कोचिंग पढ़ाती है, अपनी पढ़ाई भी करती है, और एक दिन वो तहसीलदार पद पर नियुक्त हो जाती है। जब उसकी ड्यूटी लग जाती है, वो तहसीलदार बन जाती है और तहसील में सिलेक्ट हो जाती है, क्योंकि शहर उसके गांव से बहुत दूर था। जब वो सिलेक्ट हो जाती है उसी तहसील में, और इधर जो उसके लिए पढ़ाया था जिसका नाम दिनेश था, दिनेश भी मजदूरी करने के लिए साइकिल से जाता था, क्योंकि उसके पास भी कोई पूंजी नहीं बची थी। काफी समय बीत गया था, लगभग 8-10 वर्ष का समय हो गया था, लेकिन लड़की उस दिनेश का चेहरा नहीं भूली थी, लेकिन दिनेश उस लड़की को भूल गया था। इधर तहसीलदार बनके और शाम के वक्त वो तहसील से अपने घर के लिए जा रही थी महिला गुड्डी, तब उनकी नजर उसी साइकिल वाले पर पड़ जाती है, और साइकिल वाले को देखते ही वो अपने ड्राइवर से कह करके गाड़ी रुकवाती हैं, और गाड़ी से उतर करके उस साइकिल वाले मजदूर को अपने पास बुलाती हैं, और फिर उसके गले लिपट करके रोने लगती हैं। अब दिनेश भी सोच रहा था मजदूर की, आखिर ये कौन है अधिकारी जो मेरे गले लिपट करके रोने लगी, और ड्राइवर भी उनका असमंजस में पड़ जाता है कि मैडम आखिर इस मजदूर के गले लिपट करके क्यों रोने लगी। दोनों जब अजीब तरह से विचार करने लगते हैं, उनके दिमाग में हजारों सवाल आने लगते हैं कि आखिर क्या कारण है, तब वो ही व्यक्ति दिनेश मजदूर करने जो जा रहा था साइकिल से, वो पूछता है कि मैडम जी आप कौन है और मेरे गले लिपट करके क्यों रोने लगी। तब उनकी बात सुनकर के गुड्डी हंसने लगती है, कहने लगती हैं चाचा जी आप मुझे भूल गए, मैं वही तो आपकी प्यारी गुड्डी हूँ जो आपने कक्षा 1 से लेकर के इंटर तक मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाया था, और आज मैं पढ़ लिख करके एक तहसीलदार बन गई हूँ और आप मुझे भूल गए। ये बात जब दिनेश सुनता है तो बड़ा खुश हो जाता है, फिर से हंस करके उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है बेटी तुमने बड़ा अच्छा काम किया, और एक पिता का नहीं बल्कि 2 पिताओं का तुमने गर्व से सीना चौड़ा कर दिया। आज तो मैं भी अब बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि मेरी बेटी गुड्डी एक तहसीलदार बन गई है। फिर वो पूछती है कि चाचा जी आप कहाँ जा रहे हैं। तब वो कहने लगते हैं कि बेटी मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई थी, जब तुम शहर चली गई थी पढ़ने के लिए इंटर के बाद, तो मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई कि मेरे घर में एक टाइम खाने के लिए दाना भी नहीं बचा था। फिर मैं मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ, बस उसी से गुजारा चल रहा है। ये सुनकर के गुड्डी बड़ी भावुक हो जाती। इधर अपने पिता की स्थिति वही थी और इनकी भी स्थिति वही हो गई। तब वो कहती चाचा जी आप निश्चिंत रहो, आपका बेटा कहाँ तक पढ़ चुका है। तब वो बताते हैं कि इंटर के बाद उसने भी बेटी पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर वो कहती है कि चाचा जी आज के बाद तुम्हें मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम घर पर रहो, तुम्हारा जो भी खर्चा होगा मैं करूंगी और तुम्हारे बेटे की जॉब भी मैं तुम्हें लगवाऊंगी। तब वो उनके लड़के की जॉब लगवाती है, उनका खर्चा करती है और अपने माँ बाप की भी मदद करती है। माँ बाप भी बड़े खुश होते हैं। इधर दिनेश और गुड्डी के माता पिता सभी मिलते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं और बड़े हंसी खुशी से फिर वो आराम से रहने लगते हैं। तो साथियों परोपकार हो तो ऐसा कि अपने बच्चे के जैसा दूसरे के हित में अगर करना चाहो तो दिल खोल करके करो, जैसे दिनेश ने गुड्डी के साथ में किया। क्या दिनेश ने गुड्डी को पढ़ाया लिखाया, उसकी जिम्मेदारी का भार अपने ऊपर लिया और इंटर तक उसे पढ़ाने के बाद में उसे कामयाब बनाया। ये दिनेश ने कैसा किया, उसका काम सराहनीय के लायक है या नहीं है। जो भी आपकी राय अपनी कमेंट में हमें दे सकते हैं और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।